अगर देखा जाए तो इंडिया में इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है या फिर भारत की आर्थिक स्थिति को थोड़ा डेवलप करने के लिए, एक्चुअली इन क्लास 10 योर फर्स्ट चैप्टर इज डेवलपमेंट बिफोर स्टार्टिंग और आफ्टर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू मस्ट नो अबाउट द बेसिक थिंग्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बेसिक थिंग जानने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं। कहानी इस तरह का है, वी आर वेरी वेल नो अबाउट दैट बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी वाज 1757। ओके, अब देखो ये जो बैटल ऑफ पलासी हुआ उस समय क्या हुआ था कि यहाँ उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यहाँ पे अपना एक ट्रेडिंग पॉलिसी लेकर के आई थी और यहाँ पे उन्होंने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। बट अब यहाँ पे जैसे ही बैटल ऑफ पलासी हुआ था उसके बाद यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे समझिए कि कंट्रोल आ चुका था इंडियन मार्केट में, यानी कि इंडिया में इनका कंट्रोल आ चुका था। बट आफ्टर 1857, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारे इंडियन हिस्ट्री का, आफ्टर 1857 ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो कंट्रोल था अब ये शिफ्ट होकर के किसके पास चला आया, ब्रिटिश क्राउन के पास और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। देखिए ये क्या है, ये एक तरह का बिजनेस जो है, बिजनेस पॉलिसी करने वाली एक कंपनी थी। अब ये कंपनी जो है, इस कंपनी से इस गवर्नमेंट ने अब इसे क्या कर दिया, पूरा कंट्रोल अपने पास ले लिया, यानी कि अब ये कंट्रोल किसके पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो ये देख रहे हैं आप, इनिशिएट कहां से हुआ, 1757 में बैटल ऑफ पलासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कंट्रोल की एंड आफ्टर दैट 1857 के बाद ये कंट्रोल किसके पास आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अब देखो, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया वाज वेरी रिच इन देयर नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया बहुत ही धनी था नेचुरल रिसोर्स में। तो अब यहाँ पे देखिए, जब ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए, नेचुरल रिसोर्स इंडिया के पास सफिशिएंट था, हैंडीक्राफ्ट ये इंडस्ट्री जो था हमारा या फिर क्राफ्ट्समैन जो थे वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस थे। और फेमस होने का रीजन एक्चुअली हम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 से पहले हमारे पास कोई भी पार्टिकुलर स्टेट नहीं था। ये क्या था, दैट इज प्रिंसली स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट का अपना एक क्या था, किंग था। ओके, और ये टोटल इसका जो होता है कि होल ऑफ द किंग, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये जितने भी हमारे जगह थे वो किस में डिवाइड हो चुके थे, प्रिंसली स्टेट में। ओके, अब ये प्रिंसली स्टेट को पहले हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए कैसे, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास हाई कोर्ट है, हमारे पास सिविल कोर्ट है कि नहीं। लेकिन उस समय क्या था, उस समय हमारे पास एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता था। जैसे प्रिंसली कोर्ट नाम होता था, प्रिंसली कोर्ट। अब देखिए, राजा का जो दरबार होता था, उस दरबार को ये लोग इतने ढंग से उसको डेकोरेट करते थे विद द हेल्प ऑफ handcraft goods। अब देखिए हैंडक्राफ्ट गुड्स में क्या आया, हैंडक्राफ्ट गुड्स में देखिएगा जो बहुत अच्छा इंस्क्रिप्शंस है। अगर यहाँ पे कुछ होता तो मैं आपको दिखा भी देता, कोई छोटा सा स्टैचू है, मूर्ति है, इंस्क्रिप्शंस है, जो कि हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी था। तो ये लोग क्या करते थे, उस चीज को डेकोरेट करके रखते थे कि कोई अगर फॉरेनर आया यहाँ पे ट्रेड करने के लिए या फिर किसी डिफरेंट अगर कंटिनेंट से या फिर किसी डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे आते थे, तो वो सब चीज देख करके ये लोग बहुत वो लोग ये हो जाते थे, बहुत अट्रैक्ट हो जाते थे। और हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट का डिमांड जो था उस समय वर्ल्ड वाइड जो था बहुत पीक पे था। और इसका मेन रीजन चूंकि ये जो हमारे क्या है, ये जो हमारा ये क्या बोलते हैं, प्रिंसली कोर्ट जो था ये हमारा ये ही प्रमोट करता था हैंडीक्राफ्ट को, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को। इस कारण से इसका डिमांड भी ज्यादा था। तो अब देखिए, इसका डिमांड ज्यादा था, हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा था, हमारे कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ढंग से चल रहा था। हमारे कंट्री का एग्रीकल्चर अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में
ऑफ द पॉपुलेशन जो थे वो लोग इंगेज थे इसमें। लेकिन अगर यही चीज अगर जीडीपी की बात आई, अब देखिए किसी भी कंट्री का जो जीडीपी होता है, आप लोग पढ़े होंगे, जीडीपी जो होता है ये क्या होता है, किसी भी देश का एक आपको इनकम बताता है कि नहीं। तो ये जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ था 50%, यानी कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसमें इंगेज कितना 80%, लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इनका कितना था जीडीपी में, ओनली 50%। अब देखिए लेफ्ट हमारा कितना पॉपुलेशन बचा 20%, जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं 50%। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो वर्ल्ड वाइड कितना फेमस था और कितना इनका कंट्रीब्यूशन था हमारे जीडीपी में। ओके, सो अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम कि क्यों आवश्यकता पड़ी इंडिया को अपने इकोनॉमिक कंडीशन को और भी डेवलप करने के लिए आफ्टर 1947। अब देखिए जब 1947 के बाद जब इंडिया जब ये इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया के पास अगर देखा जाए इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरा हाल था इंडिया का। तो उस समय क्या हम लोग सभी जानते हैं कि एक वर्ल्ड लेवल पे हर एक चीज का एक बना हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे ही आप लोग सुने होंगे इसका नाम वर्ल्ड बैंक। अब देखिए जब आप किसी भी तरह से इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जब आप वीक होते हैं तो आप सपोर्ट के लिए किसके पास जाते हो, वर्ल्ड बैंक के पास। तो वर्ल्ड बैंक के पास इंडिया गया कि भाई कर्ज लाइए, मेरी आर्थिक स्थिति सही है नहीं, हमको इसको इम्प्रूव करना है। तो वर्ल्ड बैंक बोली कि अगर हम अभी आपको कर्ज दे भी देते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका इकोनॉमिक कंडीशन जो है और भी बेहतर हो ही जाए। तो वर्ल्ड बैंक क्या की, वर्ल्ड बैंक इंडिया को बोली कि हम आपको थोड़ा सा बुद्धि देंगे, है कि नहीं, थोड़ा सा आपको बुद्धि देंगे, आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करके आप अपने इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकते हो। तो उनका जो बुद्धि था यानी कि उनका जो सजेशन था वो सजेशन क्या था, सिलेंडर नहीं कुछ और है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, जी ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। लिबरलाइजेशन क्या था, वर्ल्ड बैंक बोला एक्चुअली जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पे 200 साल से पूरे इंडिया के इकोनॉमी का तहस नहस करके निकल चुके थे। तो अब इंडिया इस सूरत में नहीं था कि किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टर को अपने यहाँ पे या फिर फॉरेन इन्वेस्टर को अपने यहाँ पे कॉल करके और अपने इकोनॉमी को क्या करे, बूस्टअप करे। तो वर्ल्ड बैंक बोली कि नहीं अब ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आप चाहें तो आप फॉरेन ट्रेडर को बुला सकते हैं, इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा। तो लिबरल इन किस सेंस, लिबरल इस सेंस में कि आपको उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाना होगा। तो ये लिबरलाइजेशन, जब आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उनको अगर उस तरह का सुटेबल इन्वायरमेंट देंगे तभी तो कोई आपके यहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे। तो ये था लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट, इस कारण से यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। सेकेंड थिंग इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन अभी आप लोग देखते होंगे या फिर अगर हम लोग देखें पास में ही, तो ये कांटी का जो एनटीपीसी है ये क्या था, ये पहले गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन आज के डेट में आप लोग सुनते होंगे इसका नाम, ये क्या है, ये गवर्नमेंट का है क्या पार्ट, नहीं, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी है ये, ठीक। तो इंडिया यानी कि गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज को अगर स्मूथली रन करने में अगर कंफर्टेबल नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, वो किसी प्राइवेट कंपनी से अपना इनटेक करके या फिर शेयर करके उस कंपनी को रोकते नहीं है, उसका फ्लो जो होता है वो उसको कंटिन्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को अपने कंपनी को हैंड ओवर करके और उसका जो प्रोडक्शन है या फिर जो भी उसका पर्पस है उसको ये लोग मेंटेन। एंड द थर्ड थिंग इज ग्लोबलाइजेशन। अब आपको बोल रहा है कि ग्लोबल लेवल पे भी आपको अब बिजनेस स्टेबल करने की आवश्यकता है। तो ये जो तीन चीज है यही हमारे लिए वरदान बना इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए। तो ये था हमारे इंडियन इकोनॉमी का
जो किस तरह से हम लोग इनिशिएट किए और किस तरह से हम लोग इसको इम्प्रूव किए, यही था कंसेप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस. So up to this we will meet in our next video class. Up to this, thank you so much. Have a nice day.